चलिए, आज हम समझते हैं अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति आखिर होती क्या है? अमेरिका में क्यों ऐसी क्रांति आई? उससे पहले हम पीछे के परिदृश्य में जाते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखिए, वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध जो चला था 1756 से लेके 63 तक चला था। वास्तव में यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच था, क्योंकि फ्रांस उस समय ब्रिटेन जिस तरह उपनिवेशों को जन्म दे रहा था, दूसरे देशों में लगाकर अपने उपनिवेश, ठीक उसी प्रकार फ्रांस ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया और कुल 13 ऐसे उपनिवेश स्थापित कर लिए जिससे ब्रिटेन को चुनौती दी जा सकती थी। इसलिए वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध चला था 1756 से लेकर 63 तक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। कुल 9 वर्षों तक लड़ा गया था, जिसमें स्पेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी अन्य यूरोपीय शक्तियां भी युद्ध में सम्मिलित थीं। कुछ यूरोपीय शक्तियां जो थी फ्रांस के फेवर में थी और कुछ ब्रिटेन के फेवर में थी। तो इसका युद्ध का कारण क्या था? वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध जो चला था कुल 9 वर्षों तक चला था। देखिए, प्रमुख कारण था युद्ध के पीछे मुख्य कारण ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उपनिवेशों का आधिपत्य के लिए होड़ था कि ब्रिटेन अपने उपनिवेशों पर आधिपत्य जमाना चाहता था और फ्रांस उसी का पीछा करते हुए उसी के कदम पर आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ था, जिससे एक दूसरे के बीच क्लैश चलता रहता था, युद्ध चलते रहते थे। उसके अलावा ब्रिटेन उस समय औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। 1750 में औद्योगिक क्रांति हुई थी ब्रिटेन में, ठीक है। तो उस समय उपकरण और उद्योगों का विशेष रूप से निर्माण हो चुका था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों में ब्रिटिश माल को अधिक प्रतिस्पर्धी बना रहा था, ठीक है। भारत में 1757 प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में विशेष व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके कारण कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को उपनिवेशों के माध्यम से सक्षम बना लिया था, जिसमें दूसरे नंबर पर फ्रांस था। और ये सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ पर समाप्त हुआ? तो 1763 की पेरिस संधि में। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ 1763 में पेरिस यानी फ्रांस में उसकी संधि कराई गई। उसमें कुछ परिधान थे, उसको भी आपको बता देते हैं। ब्रिटेन को फ्रांस से कनाडा और स्पेन से फ्लोरिडा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो फ्रांस को उसके बदले में क्या मिला? फ्रांस को कैरिबियन शुगर आइसलैंड अपने पास रखने की अनुमति मिल गई। क्यूबा और फिलीपींस पर स्पेन के नियंत्रण को मान्यता मिल गई, ठीक है। इस प्रकार फ्रांस का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उसे उपनिवेश को अपने खोने का डर ज़्यादा सताने लगा था, क्योंकि ब्रिटेन ने अपना उपनिवेशों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना लिया था। इसके आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो अमेरिका में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, अन्य देशों में क्रांति हुई, तो उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी क्रांति। आखिर अमेरिकी क्रांति क्यों हुई? देखिए, तो इससे तो पता चल गया कि अमेरिकी क्रांति अब आगे क्या असर डालेगी। देखिए, अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका जो था मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश था किसका? तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। उस समय सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था ब्रिटेन। उसके पास पैसे, आर्थिक स्थिति उसकी बेहतर नहीं चल रही थी। इसलिए उसने क्या किया, अपने जितने भी उपनिवेश थे वहाँ पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उत्तरी अमेरिका के लोगों में
काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला और वहाँ के लोगों ने ब्रिटेन के उपनिवेशों पर काफ़ी ज़्यादा मानहानि का दावा ठोक दिया। इसे संसद तक भी ले गया गया था, यूएनओ तक। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में पढ़ते हैं अमेरिकी क्रांति आखिर क्या थी। मैंने छोटे छोटे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया, उसे हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए, 13 ब्रिटिश उपनिवेशों का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन था ये। उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने करों और राजनीतिक नियंत्रण का विरोध किया। ठीक है, ये तो आपको मैंने बताया। मुख्य मांग थी प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, अपने शासन में भागीदारी। 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा हुई। उसके अलावा युद्ध 1783 के पेरिस संधि के साथ समाप्त हुआ। क्रांति का प्रमुख कारण देखिए क्या था। क्रांति का प्रमुख कारण जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा हुआ है कि 7 वर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन पर भारी कर्ज था, इसलिए उपनिवेशों पर नए कर लगाए गए। उसके अलावा स्टाम्प एक्ट, टाउनशेंड शुल्क, टी एक्ट जैसे करों ने असंतोष बढ़ा दिया। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व की कमी दिखाई देने लगी। तो यहाँ के लोगों ने, मुख्य रूप से रेड इंडियंस थे, उन्होंने संसद में अपनी मांग उठाई कि हम पर अपने ज़रूरत के हिसाब से टैक्स लगा देंगे तो हमारी आय भी कम हो जाएगी, अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे संभालेंगे। ये छोटे स्तर पे थी, लेकिन राजनीति स्तर पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगने के कारण अमेरिका के लोगों को काफ़ी ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ रहा था। उसके अलावा स्वशासन पर विचार आने लगा कि हमें ब्रिटेन के उपनिवेश की मदद नहीं चाहिए, हम स्वयं अपना कार्य कर सकते हैं। अगला हम पढ़ते हैं बोस्टन टी पार्टी, जो कि 1773 में हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना, इस घटना को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वस्तुतः चाय पर कर लगाए जाने के कारण विरोध स्वरूप घटित हुई थी ये। देखिए क्या हुआ कि अमेरिका में जो भी, उत्तरी अमेरिका में जो भी चाय का निर्यात हो रहा था, तो उस पर एक्स्ट्रा कर लगाना चालू किया ब्रिटेन ने। उसके अलावा वो चाहते थे कि चाय केवल हम ही बेचें और उत्तरी अमेरिका वाले लोगों द्वारा जो उपनिवेश बनाए गए थे वो हमें सीधे बेचे और टैक्स के साथ बेचे, और वो दूसरे देशों को चाय का निर्यात ना कर सके। इस प्रकार का नियंत्रण उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों पर ब्रिटेन ने लगाया, जिसके कारण बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरे एक पोत ने जैसे ही लंगर डाला, अमेरिकियों ने पोत को खाली करने की अनुमति मांगी। उसे अनुमति नहीं दी गई थी। अंत में जब बोस्टन के ब्रिटेन समर्थक गवर्नर ने पोत को खाली करने का आदेश दिया, तो श्वेत प्रवासियों ने, देखिए क्या होता है, उत्तरी अमेरिका में दो नस्ल के लोग थे, श्वेत और रेड इंडियंस। ठीक है, रेड इंडियंस की कहानी भी अलग है, उसे बाद में आपको बताएंगे। तो श्वेत प्रवासी जो थे वो रेड इंडियंस यानी गोरे काले का भेद था। तो वो गोरे जो थे ज़्यादातर ब्रिटेन के फेवर में रहते थे, और जो काले होते थे वो अमेरिकी लोगों के फेवर में रहते थे। तो एक दूसरे से हमेशा क्लैश रहता था। तो काले वाले प्रवासियों, मतलब सफ़ेद वाले प्रवासियों, जैसे श्वेत प्रवासियों ने क्या किया, अमेरिकियों जैसे परिधान धारण कर लिए, कपड़े पहन लिए अमेरिकियों के जैसे। अमेरिकी इंडियंस, जिसे हम रेड इंडियंस कहते हैं, उसकी तरह कपड़ा पहन लिया और चाय के सभी डिब्बों को समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच युद्ध हो जाए, उनमें क्लैश जन्म ले। उसके कारण क्या हुआ,
कुपित ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रतिक्रिया स्वरूप बोस्टन के सभी बंदरगाहों को व्यापार के लिए बंद कर दिया और 1774 का कोर्सिव एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, इसमें कठोर कानून बनाए गए। प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में चाय की पेटियां बोस्टन बंदरगाह में फेंकी गई। इस घटना के बाद ब्रिटेन ने कठोर कानून बनाए जिससे तनाव और ज़्यादा बढ़ा। फिर लास्ट में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को अपनी उपनिवेश जो कि उत्तरी अमेरिका में थे उसे स्वतंत्रता की घोषणा कर दी 4 जुलाई 1776 में। सभी और वहाँ पर ये कुछ शब्दों के साथ वहाँ पर अपनी बात रखी गई कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, सभी को स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। थॉमस जेफरसन ने घोषणा का प्रारूप तैयार किया। घोषणा ने उपनिवेशों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में स्थापित करने का दावा किया। इसमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज जैसे प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया गया। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों से ब्रिटेन के उपनिवेश जो थे उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। युद्ध की प्रमुख घटनाएं उसके अलावा देख सकते हैं। 1775 में लिंगस्टन और कार्ड स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में, सरगोटा की विजय 1777 में, यॉर्कटाउन विजय 1781। ये छोटे छोटे मतलब जगह थे, यहाँ पर छोटी छोटी क्रांतियाँ हुई थी। पेरिस संधि 1783 में हुआ था। तो इस प्रकार से हमें इसका क्या परिणाम हुआ, परिणाम और महत्व के बारे में जानते हैं। 1783 की पेरिस संधि में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया। पेरिस संधि में ब्रिटेन ने, जो पेरिस की संधि फ्रांस में हुई 1783 में, वहाँ पे कैबिनेट बैठता है। वहाँ पे कैबिनेट में ये समझौता हुआ कि ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र करते अपने उपनिवेशों को चलाने के लिए वो स्वयं साक्षर है तो उसे चलाने दें। उसके अलावा संविधानवाद, नागरिक अधिकार और प्रतिनिधि शासन के विचारों पर बल दिया गया। एक्ट बनाए गए ढेर सारे जो वहाँ के लोगों की सुरक्षा दे। अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति सहित अन्य राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरणा दी। फ्रांस में भी ढेर सारे चीज़ें हो रही थी जो काफ़ी गलत थी। तो फ्रांस के लोगों में भी क्रांति की चेतना अमेरिकी क्रांति के पश्चात ही हुई। ये आधुनिक लोकतांत्रिक इतिहास की एक प्रमुख घटना बनी। तो ये इससे हमें क्या निष्कर्ष मिला? निष्कर्ष यही है कि अमेरिकी क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह प्रतिनिधित्व, स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकारों की मांग थी। ये केवल स्वतंत्रता, ये केवल अपने आप को आज़ाद ही नहीं करना चाहते थे, ये चाहते थे कि इसमें जो प्रतिनिधित्व हो लोकतांत्रिक हो, लोगों की अनुमति के साथ हो, किसी का विशेष अधिकार ना हो। जैसे कि बताया गया कि चाय पत्ती पर विशेषाधिकार लगाया गया कि मैं ही चाय बेचूंगा, उसके अलावा किसी देश को व्यापार नहीं कर सकते। इस प्रकार के नियमों से आज़ादी मिली अमेरिका को। तो आई होप आपको अमेरिकी क्रांति समझ में आई होगी। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें नेपोलियन के युद्ध को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।